नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान रीट एग्जाम 2025 गणित मैथ्स लेवल 1 के लिए पेपर वाली क्लास है। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे भैया? रोजर बेकन, हैमिल्टन या बर्ट्रैंड रसेल ने या प्लेटो ने? तो किसने कहे थे भैया? तो ये जो कथन है वो है रोजर बेकन का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है रोजर बेकन। इसके बारे में जानते हैं भैया रोजर बेकन की परिभाषा। गणित समस्त विज्ञानों का सिंह एवं द्वार कुंजी है। प्लेटो क्या कहती हैं? जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वो विश्वविद्यालय में नहीं आए भैया। तो ये प्लेटो का कथन है। और बर्ट्रैंड रसेल का क्या कथन है भैया? गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम ये नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही ये जानते कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है या गलत है भैया। तो ये बर्ट्रैंड रसेल की परिभाषा, तीनों की परिभाषा, एक परिभाषा आपका प्लेटो वाली पूछ लेगा भाई। नेक्स्ट आगे देखते हैं। गणित के अध्ययन से एक बच्चे में किस गुण का विकास होता है? तार्किक सोच, आत्मविश्वास, विश्लेषण सोच या उपयुक्त सभी का होता है भैया। डी ऑप्शन करेक्ट जवाब, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला है, प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक है, मानसिक है, आध्यात्मिक है या व्यवहारिक है? तो गणित क्या भैया? ये गणित क्या व्यवहारिक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। आइए गणित के बारे में कुछ फैक्ट और जानते हैं। गणित शिक्षण, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संदर्भों में गणित शिक्षण अधिगम के सभी स्तरों, सभी पहलुओं से संबंधित रखता है। अगला, गणित का महत्व सिद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों में होता है भैया। गणित दैनिक जीवन की समस्याओं को समाधान करने में सहायता करता है। प्राथमिक स्तर पर गणितीय शिक्षा जो बच्चों के गणित अधिगम के लिए मनोवैज्ञानिक तर्क में मार्गदर्शित होती है, यानी कि गणित क्या तर्क पर आधारित है। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्न में से किसमें प्रयोग होता है? तो भाई सामान्य से विशिष्ट आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि। तो आगमन विधि में क्या होता है भैया? यानी कि उदाहरण पहले नियम बाद में। निगमन में क्या होता है? नियम पहले उदाहरण बाद में। संश्लेषण में क्या होता है? जो टुकड़े टूटे होते हैं उनको क्या करना? जोड़ना। और विश्लेषण में क्या होता है भाई? यानी कि कोई भी चीज है उसको क्या करना? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो ये विश्लेषण है। आइए इसके बारे में जानते हैं भैया, निगमन विधि। तो निगमन विधि क्या है भैया? ये आगमन विधि के विपरीत होती है बिल्कुल। इसमें नियम सूत्र पहले बता दिए जाते हैं, उसके बाद में भैया उदाहरण पेश किए जाते हैं। उदाहरण क्या है? इसके शिक्षण सूत्र हैं कुछ। नियम से उदाहरण की ओर ये सूत्र है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, यानी कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर। अगर इनको उल्टा कर दें तो हो जाएगा मेरे भैया आगमन विधि। क्या हो जाएगा जी? आगमन विधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगमन विधि। आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गणित में किस विधि में हम प्रायः सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? अब सूत्र नियम किसमें बनाए जाते हैं भैया? अभी बात करी थी हमने भैया किसमें? सूत्र नियमों की जब बात करें तो भैया कौन सी विधि हो जाएगी? कौन सी? निगमन विधि हो जाएगी जी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है, निगमन विधि। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में कर सकते हैं। उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करने के लिए कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे? कितने मजदूर और लगाने पड़ेंगे? 8 है, 6 है, 2 है, 16। अब सुने भाई, यह एम डी एच बराबर एम डी एच, यानी कि क्या होती है? इसको बोलते हैं भैया मैन, और हमारा ये क्या होता है? डे होता है, और ये घंटे होती हैं। एच बोले हावर्स। तो इसको 1 में कर देंगे, इसको 2 में कर देंगे। अब जरा देखें भाई कैसे। 2 मजदूर, तो 2 मजदूर जी, 2 मजदूर गुणा कितने मजदूर? तो 8 दिन, तो 8 दिन जी, 8 दिन बराबर, और कुछ नहीं करा है। उसी कार्य को दो दिन में पूरा करने के लिए, यानी कि 2 दिन में। तो दिन कहां पर आएंगे? बाद में भैया। तो यहां पर एक्स मान लेंगे और दिन कितने? 2। अब 2 से 2 कट जाएंगे भैया, तो कितना बचाएगा भैया? 8 बराबर एक्स, यानी कि एक्स बराबर 8 बचा। तो 8 मजदूर तो लगाने पड़ेंगे, लेकिन कह रहा है और कितने लगाने पड़ेंगे? तो 2 मजदूर तो पहले से लगे हुए हैं ना उसमें से भाई, 2 मजदूर पहले से ही उसमें। तो 8 - 2 बराबर 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 20% का करेक्ट जवाब हो जाएगा 6। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कह रहा है राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक अपने बच्चे की शिक्षा पर 450 रुपया खर्च करता है। इसके परिवार का औसत, यानी कि किसके परिवार का प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत मासिक खर्च अधिक है और कितना है? ये पूछ रहा है। आप सुने भाई, राम की बात करें भाई, राम के परिवार में कितने? 3 बच्चे हैं। खर्च कितना कर रहा है? 450 रुपये। 3 बच्चों को 450 रुपये में बांटेगा ना? बांटेगा, बिल्कुल बात ठीक है। तो एक बच्चे में पता पड़ जाए कितना कितना उस पर खर्च किया। तो हम बात करें भाई 3 से, तो इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 होता है, और यहाँ पर एक बच्चा, तो 3 पंजे 15 होता है जी, 150 रुपया हो गया। तो राम का कितना हो गया भाई? 150 रुपया। कितना हुआ भाई? 150 रुपया पर बच्चा हो गया। कितना? 150 रुपया। अब इसी प्रकार से हम किसका करेंगे भैया? जो मोहन वाला। तो मोहन वाला कैसे करेंगे भाई? वही 450 रुपया, और कितने बच्चे हैं उसमें भैया? उसके कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। 5 से इसको काटेंगे जरा,
5 9 45, तो कितना हो जाएगा 9 जीरो, यानी कि 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90। अब भाई मोहन तो खर्च कर रहा है 90, राम खर्च कर रहा है 150 रुपया, तो कौन ज्यादा खर्च कर रहा है? राम। इसका मतलब राम खर्च ज्यादा कर रहा है। कितने खर्च कर रहा है, क्या ना, कितना और कितना खर्च कर रहा है भैया? तो भाई अगर हम 150 में से 90 माइनस कर दें तो उसका खर्च पता पड़ जाएगा ज्यादा वाला। तो हाँ जी हो जाएगा, तो 60 बचेगा। कितना बचेगा? 60 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा 60 हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। अब भाई 90 रुपया की कोई वस्तु है, कितने की है? 90 की। तो विक्रय मूल्य, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होता है भैया? सेलिंग प्राइस, एएसपी। अब विक्रय मूल्य क्या है? इसका मतलब है 90 रुपए की वस्तु को कितने पर बेच रहा है, यानी कि 100%, यानी कि कितना हो गया? 90 रुपए की वस्तु है 100, और गुणा कितना हो जाएगा? 110। कितने लाभ पर बेच रहा है भैया? 110 रुपया के लाभ पर, यानी कि प्रत्येक वस्तु 100 रुपए पर होती है, 100 पर होती है, तो 10% का लाभ 110 हो जाएगा। 110 कर दें इसको भाई, जीरो से जीरो काट दिया, जीरो कट जाएगा, जीरो कट जाएगा, 11 ने 99, 99 रुपये हो जाएगा जी। कौन सा है? जो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, 99 रुपया हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं 5 वर्ष पर, यानी कि 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा? अब 1 वर्ष की बात कर रहा है, 1 वर्ष बोले तो 12 महीने, तो क्या हो जाएगा भैया? ऐसा ही बराबर क्या होता है जी? ऐसा ही बराबर होता है PRT अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल रेट और टाइम। कितना होता है? प्रिंसिपल रेट और टाइम। कितना हो गया? अब भाई 500 रुपये, कितना भैया? 500 रुपया, और रेट कितना भैया? 1%, टाइम कितना? 12, यानी कि 12, यानी कि कितना? 12 महीने, 1 वर्ष, 1 वर्ष मतलब 12 महीने, और कितना हो जाएगा भाई? 100। अब जीरो से जीरो कट जाएंगे भैया, कट गए भैया, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, कितना मतलब हो गया भाई? 60 रुपया हो गया। डी ऑप्शन में दे रखा 60 रुपया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब बता भाई, कोई भी चीज हो, अभी बताइए हमने भाई 100 होती है, क्या होती है जी? 100 होती है। क्या होती है? कोई भी चीज क्या हो? 100 होती है। अब हम बात करें तो क्या करें भैया? 10% नुकसान, यानी कि 90 रुपये में। हानि का मतलब कह रहे हैं, नुकसान का मतलब हानि, तो 10%, यानी कि 100 में से 10 जाएंगे तो 90 बचा। अब 90 कितने के बराबर है? तो 90 रुपये की बराबर भैया, 90 से 90 कट जाएगा, 1 बचा। अब 1 कितने के बराबर हो जाएगा? तो 1 100 के बराबर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट जवाब है 100 हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 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 4 संख्याओं में 5 का स्थानीय मान क्या है? तो निम्नलिखित में 5 का स्थानीय मान बताना है भाई आपको। तो कैसे, जरा देखें। पहले वाले में कितना भैया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो पहले वाले में हो जाएगा 5000 जी। तो 5000 कौन सी में भैया? इसमें नहीं होगा 5000, 5000 तो 500 कोई सी में नहीं है, 5000 वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 5000 दूसरे वाले में 500, तीसरे वाले में 50, चौथे वाले में 5, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक गांव की कुल जनसंख्या स्त्री तथा पुरुष इतनी, यानी कि कुल जनसंख्या कितनी है भैया? टोटल जनसंख्या है हमारी 4054, एक गांव की जनसंख्या इतनी है भाई। यदि पुरुषों की जनसंख्या इतनी है तो स्त्रियों की, तो क्या करना? कुछ नहीं करना, घटाना है इसमें से भैया। 28 और 9 और 6, इसको भैया क्या कर दें? घटा दे। तो भैया 14 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। अब यहाँ पर 14 में से 9 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9 में से तो 1 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1, तो 1158 कौन सी में है जी? ऑप्शन नंबर सी 1158 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक विद्यालय के 6 कक्षाओं में, कितनी कक्षाएं? 6 कक्षाएं, कुल विद्यार्थियों की संख्या 642 है। यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक शिक्षार्थी में कितने विद्यार्थी होंगे? अब बताएं कैसे, मतलब समझें। 642 टोटल छात्र हैं, कितनी कक्षाएं जी? 6 हैं। अब बांटना है ना इसको, तो समान अपने अपने निकल के आ जाएंगे कितने कितने विद्यार्थी होंगे। तो 6 1 का कितना होगा भाई? 6 एकम 6, ना जाने का दिया सिफर, 6 7 42, तो देखो भाई 107 कौन सी में हो जाएगा? 107, जो बी ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा, 107 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर होगा? नहीं है, किसके बराबर, सॉरी, किसके बराबर नहीं है। तो 25 पैसे बोले तो 25 की अगर 10 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 250 पैसे, 250 पैसे। और 250 पैसे का मतलब होता है भैया 2.5 रुपया। कितना होता है? 2.5 रुपया, 2 रुपया 50 पैसा। ये हो गया, बिल्कुल ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा देखें किस किस में नहीं खा रहा है। तो 1 रुपये के 2 सिक्के तो 2 रुपया, और 50 पैसे का 1 सिक्का तो 2.5 रुपया, तो ये तो हो जाएगा 2.5 रुपया। 1 रुपये का 1 सिक्का तो 1 रुपया, 50 पैसे के 3 सिक्के तो 5 15 1.5 रुपया, तो 1.5 रुपया और 1 रुपया 2.5 रुपया, ये तो हो जाएगा। 1 रुपये के 2 सिक्के तो 2 रुपये, 25 पैसे के 2 सिक्के तो 50 पैसे, तो यानी कि 2.5 रुपया। अब ये कह रहा है 1 रुपये के 2 सिक्के
तो 2 रुपया। फिर कह रहा है 50 पैसे का एक सिक्का तो 50 पैसा, और 25 पैसे तो 75 पैसे हो रहे हैं, तो भैया 2 रुपये 75 पैसे हो रहे हैं, यहाँ पर बनना है 2.5 रुपया। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। यही तो नहीं है भैया। नेक्स्ट अगला, संख्या 4 में, यानी कि संख्या 4 में संख्या 6 से भाग देने पर भाज्य भाजक भागफल शेषफल बताना है। अब भाई 4 में, किसमें, 4 में अगर हम 6 से भाग करें, 6 से भाग करें तो 6 तो जाएगा नहीं भाग, तो 0 जाएगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। तो शेष कितना बचेगा जी, 4 बचेगा। अब शेषफल 4 कौन से में है, जरा देखा, शेषफल बाद में पूछना है, तो शेषफल 4 लास्ट में आ जाएगा ना, तो इसमें कोई से में नहीं है, तो शेषफल 4 हो जाएगा। और जी हमारा कौन सा होता है जी, 6 क्या हो जाएगा, 6 हमारा भाजक हो जाएगा, 6 हमारा भाजक है, 4 हमारा भाज्य है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, छोटी कक्षाओं में गणित विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। कैसे भाई, छोटी कक्षाओं में रट्टा मरवाएं, आगमन निगमन विधि नहीं, मनोरंजन और खेल के माध्यम से सिखाएं भैया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसमें गणित विषय का प्रयोग स्पष्ट रूप से नहीं हो रहा है। लाभ हानि गणित का प्रयोग होगा, सब्जियां खरीदना भाई जब पैसे लेंगे देंगे तो भी गणित का प्रयोग होगा, उधार लेंगे तब भी गणित का प्रयोग होगा, साइकिल चलाने में गणित का कोई प्रयोग नहीं है। बी ऑप्शन करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है, राम खेल खेल में निम्न प्रकार के 3 गेंदों को लगाता जा रहा है, यानी कि 3 गेंदों को लगाता जा रहा है, 1 2 3, और फिर गेंदों की संख्या कितनी है, 3 6 9, इस प्रकार से लगा रहा है। उसके इस खेल में मोहन एक तालिका बना रहा है। अब राम ने तो खेल खेला, लेकिन मोहन क्या कर रहा है, तालिका बना रहा है, तो इसका मतलब गणित से संबंधित होगी बात। दोनों बच्चों के कार्यों में अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है, राम खेल खेल रहा है और मोहन गणित कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। आगे देखते हैं, राम और मोहन दोनों सामान्यीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो अलग मैटर कर, वो खेल खेल रहा है, वो गणित बनाने की कोशिश कर रहा है, तालिका बना रहा है, तो समान कैसे हो गए। राम और दोनों केवल खेल सीख रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वो नहीं तालिका बना रहा है, वो खेल कहां सीख रहा है, राम गणित कर रहा है और मोहन खेल कर रहा है, ऐसा उल्टा हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है, राम खेल खेल रहा है और गणित मोहन क्या कर रहा है, गणित कर रहा है। यदि एक विद्यार्थी गणित विषय में कई बार फेल हो जाता है, यानी कि अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो यह जानने के लिए गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से कौन सी विधि प्रयोग में लाएंगे। अब किसी की कमजोरियों का पता लगाएं तो भैया क्या लगाते हैं, निदानात्मक परीक्षण होगा ना, होगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है, निदानात्मक तरीका, और उन तरीकों को ठीक करना उपचारात्मक तरीका कहलाता है भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, छात्र गणितीय गणना में गति प्राप्त कर सकते हैं, चर्चा वाद विवाद नहीं, चर्चा वाद विवाद गणित में नहीं है भैया, न मौखिक लिखित ये भी होते हैं, लेकिन अभ्यास ज्यादा से ज्यादा गणित में जितनी प्रैक्टिस होगी गणित आपका उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब है भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, माचिस की डिब्बी के कितने तल होते हैं। माचिस की डिब्बी में, तो माचिस की डिब्बी कैसी होती है, घनाभ के आकार की, तो 6 8 4 9 कितने हो जाएंगे भैया, 6 हो जाएंगे जी, कितने हो जाएंगे 6। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक तल पर कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो तल पर कितनी रेखा खींची जा सकती है, 3 2 अनंत, अनंत रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से भी अनंत रेखा खींची जा सकती है। सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, यदि 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो यदि 2 समांतर रेखा हैं और इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो उनसे बनने वाले कोणों के निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं होगा। तो संगत कोण बराबर होते हैं जी, होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योग 2 समकोण के बराबर होता है। तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग, ये वाले अंतःकोण है, इनका योग सदैव कितना होता है भैया, कितना होता है, सदैव 2 समकोण के बराबर होता है, बिल्कुल ठीक है भैया, सदैव यानी कि 180 होता है ना। समकोण 2 समकोण का मतलब 180, 2 समकोण का मतलब 180। अगला कह रहा है, तिर्यक रेखा के एक ओर बने अंतःकोणों का योग समकोण के बराबर होता है, नहीं भैया समकोण नहीं, ये भी 180 के अंश के बराबर होता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये गलत कह रहा है। नेक्स्ट अगला, 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, और तो 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा। अब भाई 1 शुद्ध लीटर घी का वजन 910 ग्राम है, कितना है भैया, 910 ग्राम है। अब इसको क्या करेंगे भाई, जरा एक बात बताना भाई, 1 लीटर बराबर 1000 कितने, 1000 ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम, तो 910 ग्राम है ना जी, 910 ग्राम बटे 1000 कितना है, 700 है जी, 700 है, 700 को ऐसे लिख देंगे, करना कुछ नहीं है भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना बच्चा 91 बच्चा। अब यहाँ पर बचा 7, तो 7 एकम 7 और 9 7 63, 637 हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा 637 ग्राम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 200 मीटर हो तो इसकी लंबाई क्या होगी? अब भाई 1 किलोमीटर, अब मीटर में रखा ना चौड़ाई, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कितने भैया? 1000 मीटर। 1000 मीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब परिमाप कह रहा है ना, तो परिमाप कितना होता है भैया? परिमाप होता है, परिमाप इसका आयत का परिमाप 2 और l प्लस बी होता है। कितना होता है? l प्लस बी। अब परिमाप इसका दे रखा है तो 1000 यहाँ पर लिख देंगे भैया। कितना? 1000। अब जरा इसको काटेंगे भाई 1000 को, तो ये कितना? 2 से अगर 1000 को काटेंगे तो 500 जाएगा यहाँ पर। 500 बचा ना, बचा, बराबर l और b का मान कितना दे रखा है? 200। कितना दे रखा है? 200। अब 200 को जब इधर लाएंगे प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना बचाएगा? 500 में से 200 जाएंगे तो 300 बचाएगा। तो कहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, 300 बचा। तो l बराबर कितना हो जाएगा जी? 300 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्न है, ये इसको आरोही क्रम में लिखना है। अब इसको जब कर ले पहले भैया से 1/3 है, बाद में लिख लेंगे। अब 3 ऊपर कुछ नहीं करना, 0, 3/4 ऊपर 0, 2/5 ऊपर 0, ऊपर 0, 6/7 ऊपर 0, ऐसे कर लेना आपको भाई, कुछ नहीं करना। अब 3 से 10 को भाग करें तो 3 से 3 3 9, तो 3 आएगा इसका। 4 से इसको भागेंगे, 4 4 7 28, 7 आ जाएगा। 5 चौके 20, 4 आ जाएगा। 7 7 8 56, तो 8 आ जाएगा। अब आरोही क्रम का मतलब होता है पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो अभी सबसे छोटी संख्या इसमें 3 है, फिर 4 है, उसके बाद फिर 7 है, फिर 8 है। तो 3 का मतलब है 1/3 से आया है ना, तो 1/3 कौन सी में भैया? इसमें भी है और इसमें भी है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो 1/3 वाला हो जाएगा। तो 1/3, 1/3 लिखा जाएगा। फिर क्या क्या लिखा जाएगा भैया? 1/3। उसके बाद फिर कह रहा है भैया ये 3/4 वाली भिन्न, 3 यानी कि 3/4 वाली भिन्न, क्यों यहाँ पर ना, सॉरी 2/5 वाली भिन्न का क्या आ रहा है भैया? 4 आ रहा है। 2/5 वाली भिन्न का क्या आ रहा है भैया? 4। तो 2/5, फिर उसके बाद 2/5 लिखेंगे भाई। फिर 2/5, तो ऊपर वाले में तो है नहीं, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, 2/5। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे भैया? ये 3/4 वाली, तो 3/4, फिर 6/7, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। संख्या 35.507 का विस्तारित रूप क्या होगा? अब इसको भाई जरा एक बताएं, 35 को कैसे लिखते हैं? 30 + 5 लिख लेंगे, हाँ जी लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब 5 है तो 5 के बाद दशमलव के बाद कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? क्या लिख देंगे? 10। क्या लिखेंगे? 10, यानी कि दशमलव को हटाएंगे तो 1 और 1 स्थान पर तो 0, और फिर प्लस कितना हो जाएगा? 0 के बटे 2 0, यानी कि 100। फिर उसके बाद 7 और 7 के बटे 1000, 7 के बटे 1000, 7 के बटे 1000। कौन से में है भाई ऐसा? कौन से में? इनके 30 5 ये तो होगा ना 35 वाला। 30 5 5 के बटे 10 तो 70, नहीं ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा भैया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, 7 के बटे 1000 है। 0 ना हो तो कभी 0 लिखें या ना लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट अगला। निम्न संख्या को दशमलव रूप में बदलिए। अब इसको दशमलव रूप में कैसे बदलना है भैया? जरा देखें भाई। अब ये 90 + 9 तो 99 तो हो जाएगा जी, 99 हो जाएगा। तो 99 कौन सी में है भैया? ये तो होगा नहीं, 90 वाला तो होगा नहीं। पॉइंट लगाएं तो इसका मतलब 9 लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि 1 के बाद है ना 10 हो रहा है, तो एक पॉइंट के बाद 1 9 लग जाएगा। उसके बाद 9 पर कितने जीरो हैं? तो 1 2 3, 3 जीरो हैं, तो 3 जीरो, इसका मतलब 9 जीरो लगा देंगे। अब जरा देखना भाई, इसको हटाएंगे तो 1 के बाद 3 जीरो लग जाएंगे। बिल्कुल ठीक है भैया। यहाँ पर क्या कह रहा है भैया? यहाँ पर कह रहा है तो 1 2 3 4 5, 5 है, तो यहाँ पर 3 स्थान है, तो ये इसको अगर कर दें हम, जीरो लगा दें तो 4 स्थान हो जाएगा, और 1 9 का हो जाएगा, तो 5 स्थान हो गए। 1 2 3 4 5, 5 स्थान पर हो गया। तो ये कहाँ पर है भैया? ये ऐसा ऑप्शन देखें 99.9099, यानी कि 9 0 9 0। तो कौन सी में हो जाएगा जी? कौन सी में हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है भैया, 99.9009। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। फिर कह रहा है भैया संख्या 840 के अभाज्य गुणनखंड है भाई। इसके अभाज्य गुणनखंड बताने हैं आपको भैया। तो भाई अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है भाई, जैसे ये 4 है, 4 तो नहीं होगा। अभाज्य संख्या वो होती है जिसके भी गुणनखंड के 2 हों, केवल 2 हों, तो 4 वाला तो होगा ही नहीं, ये तो होगा नहीं। इसको देखें तो इसको निकाल आना, गुणा करके देख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा इसको हम गुणा करें भैया, 7 पंजे 35, 35 दूनी 70, सॉरी 7 पंजे 35 और 7 पंजे 35 हो गए यहाँ पर, और 2 दूनी 4, 4 3 12। तो 35 की और 12 की गुणा करें भैया, करके देख लें जरा। 12 पंजे 60 का 0 होता है, 6 बचा, और 12 3 36, 36 और 6 कितना होता है भैया? 36 6 42 होता है। तो ये नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। चलो इसको बड़े वाले को देख लें भाई। 7 पंजे 35, तो यहाँ पर कितना भैया? 35 हो गया। 7 पंजे 35 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 और 35 की गुणा कर लें, और यहाँ पर कितना बनना भैया? 24 और 35 की गुणा,
तो कितना हो जाएगा 24 35 गुणा करें तो भैया 4 पंजा यानी कि 4 पंजे कितने होते हैं 0 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 2 हासिल का बचाएगा, 4 3 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा भैया 14 हो जाएगा। गुणा में लगेगा 2 पंजे 10 का 0 लगेगा, हासिल लगेगा 1। बिल्कुल ठीक है आ रहा है भैया, 40 तो यहाँ पर आ रहा है ना, करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक कैसा होता है? उनका गुणनफल उनका अनुपात होता है, उनका जोड़ पहली संख्या होता है, दूसरी संख्या पहली संख्या होता है, उनका गुणनफल यह संख्या 1 होता है। जरा देखें, दो लगातार कोई संख्या, मैंने जैसे 3 यानी कि 2 और 3 ले ली, बिल्कुल ठीक है, लगातार है बिल्कुल। उनका गुणनफल उनका अनुपात होता है, इनका गुणनफल कर दें हम तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्या इनका अनुपात है? ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 कट जाएगा। उनका जोड़ पहली संख्या होता है, इनको जोड़े 5 तो पहली संख्या 2 आया नहीं आया, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। दूसरी संख्या पहली संख्या होता है, तो भैया अगर हम बात करें दूसरी संख्या जो है पहली संख्या होता है, ये भी नहीं होगा। उनका गुणनफल इनका गुणनफल कितना होता है भैया? उनका गुणनफल 6, इनका गुणनफल ही लासा होता है, बिल्कुल ठीक है भाई। दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल क्या होता है? लासा होता है। मासा 2 और 3 का 1 होता है, जी बिल्कुल ठीक 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों गणित के जो प्रश्न थे आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें, और आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।